नीट में आपको 3 to 5 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत लेंदी हो, बट लैंग्वेज लेंदी होना दैट नॉट मीन्स कि सवाल बहुत लेंदी होगा या टफ होगा। प्लीज़ इस बात को समझे कि बहुत लेंदी सवाल कभी कभी आपको लगता है कि टफ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि स्पेशली। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स पर अपन क्वेश्चंस PYQ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको चल रहा है सीरीज जो आपकी योद्धा सीरीज, इसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQ के, जो रिसेंटली पूछे हुए सवाल हैं उन पर बेस्ट थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो डिस्कस करके हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली लगे रहिए काम पर अपने और काम को करते रहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने साफ कहा है बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना भी होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर हर संघर्ष सफल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स PYQ के थ्रू एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन YDAC से इंटेंसिटी से रिलेटेड सवाल है। एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इस सवाल को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, एक बार ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। सवाल जो है YDAC से रिलेटेड सवाल है, और आपको इसमें बेसिकली इंटेंसिटी का रेशो पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो पूछा है, जबकि आपको जो रेशो गिवन है वो विड्थ का रेशो गिवन है। अब बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो लोग सॉल्व कर पाए वेल एंड गुड, नहीं कर पाए वो लोग इस की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल के रिलेटेड की कॉन्सेप्ट क्या है सर? वो की कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंटेंसिटी है वो स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली यंग्स डबल स्लिट में आप जानते हैं कि जो स्लिट्स होती है, स्लिट्स मतलब ये जो यहाँ पर होल होता है, अगर इस होल की विड्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा विड्थ तो ज़्यादा लाइट यहाँ से पास होगी, ज़्यादा लाइट पास होगी तो इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। दैट मीन्स I इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? W। दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 दैट विल बी W1 अपॉन W2। दैट मीन्स आपको विड्थ का रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है? 1/25 गिवन है, 1:25 गिवन है। दैट मीन्स 1/25, तो आपके पास इंटेंसिटी का रेशो आ गया। अब I मैक्स और I मिनिमम कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, नहीं भी याद है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है? I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट में I1 प्लस I2 इसका होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में I1 माइनस I2 इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। सब स्क्रीन को फिर से पॉज कीजिए। ये इस सवाल का बेसिक की कॉन्सेप्ट है। यकीन मानिए आपसे सवाल सॉल्व होगा और आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए बेसिकली मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। इस फॉर्मूले को जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I मैक्स और I मिनिमम का जो रेशो है, इस I मैक्स और I मिनिमम के रेशो को हम अंडर रूट में इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट I1 अपॉन I2। अगर मैं I2 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 1/25, तो अंडर रूट में 1/25 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू गिवन है 1/25। ठीक है, ये भी आपके पास वैल्यू रूट में -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 6/5 और नीचे हो जाएगा 4/5 स्क्वायर, इसलिए माइनस का कोई दिक्कत नहीं है। -4/5 भी होगा तो स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए तो कितना हो रहा है? 36/16 दैट विल बी 9:4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फिर से एक बार स्क्रीन को पॉज करिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके, आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बेसिकली आपको जो सवाल है वो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस दैट मीन्स थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट जो YDAC है, YDAC में एंगुलर सेपरेशन जो है, एंगुलर सेपरेशन को थीटा से डिनोट किया जाता है, और थीटा का जो रिलेशन होता है वो बीटा अपॉन कैपिटल डी होता है। बीटा बेसिकली लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो थीटा इज इक्वल टू
लैम्डा अपॉन स्मॉल डी हो जाता है, जहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, और डी जो है वो दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक बार सवाल को फिर से ट्राई कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए सबसे पहली बात, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, दैट मीन जो स्क्रीन है अगर उसको दूर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो एंगुलर सेपरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जो आपका स्लिट्स है उससे अगर डिस्टेंस कैपिटल डी को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगुलर सेपरेशन पे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि थीटा जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है, वो कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए ये स्टेटमेंट जो 1 है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस। अगर आप यहाँ पर वेवलेंथ ध्यान से समझिए तो वेवलेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है। वेवलेंथ को बढ़ाने पर जो फ्रिंज है वो क्या होगी, सेपरेशन, मतलब थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान से समझो तो थीटा जो है लैम्डा अपॉन डी है, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अगर लैम्डा बढ़ाओगे तो थीटा तो बढ़ेगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसलिए आप ध्यान से समझो तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, सवाल को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का जो बेसिक की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट है, फ्रिंज विड्थ का सवाल है तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड वाईडीएसी में हर किसी को याद होता है, नहीं याद है तो याद होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। हाँ, आपने ट्राई किया होगा फिर से। देखिए अब इस सवाल में आपको क्या बोला हुआ है, वाईडीएसी में जो सोर्सेज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कर दी, हाफ कर दी, जबकि स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया। दैट मीन्स अगर अपन बात करें डी डैश कितना हो गया, d/2, जबकि कैपिटल डी ये हो गया 2d, डी डैश जो है कैपिटल 2d हो गया। सिंपली अब बीटा डैश अगर अपन लिखें तो बीटा डैश विल बी लैम्डा इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2d होगी, और ये वाली डिस्टेंस बेसिकली d/2 होगी। ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 लैम्डा d बाई स्मॉल डी। तो आप ध्यान से देखें तो कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर राइट टिक कर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा सवाल। इस सवाल में बेसिकली आपको बोला है वाईडीएसी का सवाल है, और क्या बोला है, अब सबसे पहली बात तो सवाल में क्या बोला है और क्या सॉल्व करना है, एक बार अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट से की कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। की कॉन्सेप्ट इज व्हाट, वाईडीएसी में जब आपको नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। इंटेंसिटी आई नेट इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, जहाँ पर डेल्टा 5 इज द फेज डिफरेंस। और दूसरी बात, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन होता है डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और इस सवाल के लिए की कॉन्सेप्ट है। ट्राई कीजिए एक बार स्क्रीन को फिर से पोज करके इसकी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए सवाल में सबसे पहली बात तो क्या बोली है, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट है जिसमें अगर पाथ डिफरेंस आपको गिवन है, हाँ पाथ डिफरेंस आपको गिवन है कितना, लैम्डा, तो जो इंटेंसिटी है वो कितनी मिलती है, के मिलती है। तो आपसे बोला है कि जब पाथ डिफरेंस λ/4 होगा तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। दैट मीन्स जो क्वेश्चन है उसमें इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस से रिलेटेड सवाल है, और पाथ डिफरेंस अगर हमें पता है तो फेज डिफरेंस भी मालूम है, क्योंकि डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये रिलेशन यहाँ पर हमारे पास होता है। अब इस सवाल में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, इंटेंसिटी कितनी गिवन है, के। तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन को तो यहाँ पर डेल्टा 5 की जो वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा 5 विल बी 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पहली बार पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, तो यहाँ पर लैम्डा, तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई। सर फेज डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस हमारे पास किस फॉर्मूले में चाहिए, इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट में आई नेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i cos स्क्वायर 2 पाई डिवाइड बाई 2, 2 पाई डिवाइड बाई 2, पाई हो जाएगा, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। दैट मीन्स 4i cos पाई -1 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली हो जाएगा। और ये आपको कितना गिवन है, के। दैट मीन्स आप ध्यान से समझो तो आपके पास रिलेशन आ गया कि 4i की जो वैल्यू है वो 4i की वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है। इसको क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब पाथ डिफरेंस λ/4 हो जाता है
तो हमें बताना है कि इंटेंसिटी किस तरह से चेंज होगी, के होगी, k/4 होगी, k/2 होगी या 0 होगी, ये ऑप्शन है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, अब यहाँ पर हम पाथ फेज डिफरेंस फिर से कैलकुलेट करें, तो फेज डिफरेंस सेकंड सिचुएशन डेल्टा फाई डैश बोल देता हूँ 2π/λ। अब फेज डिफरेंस कितना हो गया, λ/4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया हमारे पास π/2, ये फेज डिफरेंस हमारे पास आया। अब इस फेज डिफरेंस हम यहाँ पर निकालेंगे नेट इंटेंसिटी, और नेट इंटेंसिटी जो हो जाएगी फिर से क्या हो जाएगी 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई/2, डेल्टा फाई कितना आ गया π/2/2, तो π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i cos स्क्वायर π/4। अब जानते हैं cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 4i इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 होगा, तो 4i अपॉन कितना हो जाएगा 2, दैट विल बी 2i। तो आप ध्यान समझे, तो 4i जो था वो क्या था k, तो इसकी वैल्यू को यहीं रख देते हैं 4i/2। तो आप ध्यान से समझो, तो आई नेट डैश जो फाइनली हमारे पास आया 4i/2 आया, दैट मीन्स 4i की वैल्यू कितनी थी k/2, तो फाइनल आंसर विल बी k/2। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन को करेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन YDAC का अगेन सवाल, और इस सवाल को फिर से स्क्रीन पोज करके एक बार ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया सवाल। देखिए इस सवाल का जो बेसिकली की कॉन्सेप्ट है, वो की कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं, फिर से आप ट्राई कीजिएगा अगर आप नहीं कर पाए तो। की कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, अगर अपन बात करें YDAC में ब्राइट फ्रिंज के लिए अपन y कैलकुलेट करें, ब्राइट फ्रिंज मतलब ये ब्राइट फ्रिंज के लिए y की जो वैल्यू होती है ये होती है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जबकि फॉर डार्क फ्रिंज के लिए ये वाली वैल्यू होती है, सेंट्रल लाइन से हम जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो y डिस्टेंस कितनी होती है ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये होती है लैम्डा d बाई स्मॉल d इंटू 2, ये यहाँ पर डार्क फ्रिंज के लिए होती है। दूसरी बात, एक और जो की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ में आने वाला है वो है कि म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आप यूज़ करें लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। अच्छा, ये रिलेशन कैसे लिखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू c/v होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो c/v होता है, और v को हम क्या लिख सकते हैं f लैम्डा लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से समझें, तो म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू एयर अपॉन म्यू मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा मीडियम अपॉन लैम्डा एयर। तो हम लोग समझ रहे हैं कि म्यू एयर, क्या म्यू एयर 1 होगा, तो म्यू मीडियम अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो म्यू मीडियम कितना आएगा, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। तो बेसिकली म्यू मीडियम ही है, इसको अपन यूज़ करके सवाल को सॉल्व करेंगे। एक बार ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा सवाल में आपको बोला है कि एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, मतलब किसी मीडियम में जो एट्थ ब्राइट फ्रिंज है वो फिफ्थ डार्क फ्रिंज जो एयर में है वो आपस में क्या करिए, कोइंसाइड करिए। तो ऑलराइट, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पर बताना है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से बताएंगे, कोइंसाइड करेंगे तो y क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर एट्थ ब्राइट फ्रिंज, दैट मीन्स m8 लैम्डा मीडियम कैपिटल D अपॉन स्मॉल d शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 लैम्डा एयर इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और यहाँ पर 2। तो आप ध्यान से देखें तो कैपिटल D और स्मॉल d ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आपके पास रिलेशन है 8, और यहाँ पर आपको गिवन रिलेशन है आपके पास लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9/2 लैम्डा एयर। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू, ये हो गया 16/9। तो आप ध्यान से समझें तो ये बेसिकली म्यू मीडियम ही तो जो हमें कैलकुलेट करना है, तो म्यू मीडियम इज इक्वल टू कितना गया 16/9, दैट मीन्स 1.78 अप्रोक्स यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये आता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से स्क्रीन को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा, देखने में बहुत भयानक सा सवाल दिख रहा है पर उतना डरावना या उतना भयानक नहीं है। बेसिकली आपको एक बात समझे कि नीट में आपको 3 to 5 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत लेंदी हो, बट लैंग्वेज लेंदी होना दैट नॉट मीन्स कि सवाल बहुत लेंदी होगा या टफ होगा। प्लीज़ इस बात को समझे कि बहुत लेंदी सवाल कभी कभी आपको लगता है कि टफ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि स्पेशली ये सवाल है, अगर आप ध्यान समझे तो YDAC का सवाल है,
YDC के सवाल में आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में बात हो रही है, 0.20 डिग्री, 0.21 डिग्री, और यहाँ पर आपको उसके ऊपर कमेंट करना है। तो इस सवाल के लिए जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है वो की कॉन्सेप्ट क्या है, वो सिंपली की कॉन्सेप्ट है आपका थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। एक बार ट्राई कीजिए की कॉन्सेप्ट को यूज करके, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल में बेसिकली ये बोल रहा है कि जो सेम वेवलेंथ, मतलब लैम्डा तो सेम है, किसकी बात हो रही है, स्मॉल डी की बात हो रही है। तो थीटा आप ध्यान से समझो, तो थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्मॉल डी के। तो वी कैन राइट थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। तो आप ध्यान समझो, थीटा 1 कितना गिवन है, 0.20 डिग्री, और थीटा 2 0.21। D2 हमें कैलकुलेट करना है, D1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा D1 की वैल्यू, स्मॉल डी जो गिवन है सबसे पहले वो कितना गिवन है, स्लिट विड्थ गिवन है 2 mm, ये लिखा हुआ है 2 mm। तो ध्यान से आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, mm में आंसर दिया हुआ है तो चेंज नहीं करें। तो ये हो जाएगा कितना, D2 विल बी, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D2 विल बी 40 अपॉन 41। तो इस 40 अपॉन 21, इसको करेक्ट करते हैं, 40 अपॉन 21, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.9 mm। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पोस्ट करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए सवाल में बेसिकली आपको क्या बोला है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a student observes 8 fringes in certain segment of screen when monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen. बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं। इस तरह के सवालों के लिए की कॉन्सेप्ट ये होता है, की कॉन्सेप्ट देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, की कॉन्सेप्ट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, की जो डिस्टेंस होती है वाई, जो अपन सेंट्रल लाइन से कैलकुलेट करते हैं जब वेवलेंथ को चेंज कर रहे हैं। आप ध्यान समझिए, एक बार कितनी यूज़ कर रहे हैं, एक बार यूज़ कर रहे हैं 600 नैनोमीटर वेवलेंथ, और दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं 400 नैनोमीटर। तो इस तरह की क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सिंपल जो डिस्टेंस है सेंट्रल लाइन से वाई, उस डिस्टेंस को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। दैट मीन्स दोनों बार एक्सपेरिमेंट्स को जब आप रिपीट कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्टेंस है सेंट्रल लाइन से y1 y2 वो क्या होनी चाहिए, सेम। y1 फॉर फर्स्ट जबकि वेवलेंथ 600 यूज़ की, y2 इज़ फॉर सेकेंड जब आपने कितना यूज़ किया, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज़ किया। तो यहाँ पर हो जाएगा n लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d शुड बी इक्वल टू, इसको बोल देता हूँ m लैम्डा 2 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बस अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। कैपिटल D और स्मॉल d जो है सेम रहेगा, सेटअप में सिर्फ चेंज जो किया है वो क्या किया है, वेवलेंथ का चेंज किया है। एक बार फिर से स्क्रीन को पॉज करके इसकी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सवाल को सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। ऑलराइट, आपने सॉल्व किया होगा, हो सकता है आपका आंसर भी आ रहा होगा। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कितना गिवन है, 8 फ्रिंजेस गिवन है, जबकि वेवलेंथ कितनी यूज़ हो रही है, वेवलेंथ यूज़ हो रही है सर 600, और यहाँ पर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d शुड बी इक्वल टू, ये मुझे कैलकुलेट करना है m, और यहाँ पर ये गिवन है 400 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D से कैपिटल D, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल आउट हो गया। अब आप ध्यान समझो तो ये 00 से 00 पे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 4 से कैंसिल आउट हो गया ये 2 टाइम्स। तो m विल बी यहाँ पर आंसर होगा 12। दैट मीन्स जब 400 नैनोमीटर की लाइट आप यूज़ कर रहे होंगे तो 12 फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही होगी उस पर्टिकुलर रीजन में, तो करेक्ट आंसर होगा 12। आई थिंक आपका आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ओके, तो बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इन YDS एक्सपेरिमेंट। एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया। देखिए सबसे पहले सवाल बोला है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minimum formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.20 degree. What will be the angular width of the first minimum if the entire experiment immersed in the water? That means अगर आप वाटर के अंदर इमर्ज कर देते हैं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी, वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात तो इस सवाल का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है वो की कॉन्सेप्ट इज व्हाट, बात हो रही है एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। तो की कॉन्सेप्ट एंगुलर फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड आपको फॉर्मूला अब तक तो याद हो ही गया होगा कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए थीटा बीटा बाई कैपिटल D होता है, और यहाँ पर हम कैपिटल D कैंसिल आउट करके फाइनली जब सोल्व करते हैं तो थीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, लैम्डा अपॉन D। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन D। आपके पास रिलेशन यहाँ पर है।
अब सवाल में आपको गिवन है कि 400 यूज़ किया है तो 0.2 है, तो आपको बताया कि जीरो जब वाटर के अंदर इमर्ज कर देंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ किस तरह से चेंज होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। की कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो, वरना फिर अपन इसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने सॉल्व किया होगा, चलिए डिस्कस करते हैं सवाल। बेसिकली यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि थीटा जो है वो लैम्डा बाई डी है, लैम्डा बाई स्मॉल डी को चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। आप ध्यान से समझे तो पहले जो मीडियम है, पहले मीडियम कौन सा, एयर मीडियम, उसके बाद वाटर मीडियम में इमर्ज किया तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का आपको रिलेशन बताना। दैट मीन्स आप ध्यान से समझे तो थीटा 1 आपको कितना गिवन है, सर ये गिवन है 0.2 डिग्री, और थीटा 2 हमें कैलकुलेट करना है, जबकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या ये रेशो आपको मालूम है, अभी अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। तो यहाँ से अपन μ1 अपॉन μ2 क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, और यहाँ से अगर उल्टा लिखूँ तो μ2 अपॉन μ1 शुड बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर μ1 कितना है, μ1 तो सर एयर मीडियम है, क्योंकि पहले लाइट जो है सॉरी जो सेटअप है वो किसमें, एयर मीडियम में, तो μ1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, म्यू ऑफ मीडियम दैट विल बी वाटर 4/3, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें सबको मालूम है 1 होता है। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के प्लेस पर मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया म्यू ऑफ मीडियम, क्योंकि एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना होता है 1, चाहे उसको लिखो या ना लिखो। तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया, तो इसको अब थीटा 2 हमें कैलकुलेट करना है, तो थीटा 2 विल बी, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 4, दैट विल बी 0.15 डिग्री। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर जो है 0.15 डिग्री, ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पोज कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए सबसे पहली बात तो इस सवाल से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा कि बेसिकली आपको वही फॉर्मूला जो इंटेंसिटी का हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं YDAC में, जब हम नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो फॉर्मूला होता है 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, वेयर डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो सभी को मालूम होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। जी हाँ, बस ये दोनों रिलेशन जो है इस सवाल के की कॉन्सेप्ट है, इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके हम सवाल को सोल्व कर रहे होंगे। पाथ डिफरेंस के लिए बेसिकली आप जो जानते हैं डेल्टा एक्स जो है, आपको पता है डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स के लिए जो रिलेशन है वो आपको डेल्टा एक्स के लिए रिलेशन के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर से अपन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए, ट्राई किया होगा आपने, सवाल में बोला है द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन YDAC इज I नोट, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो I नोट है, दैट मीन्स 4I जो है यहाँ पर गिवन हो, कितना गिवन है, I नोट गिवन है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये डेटा आपको गिवन है कि जो आप I नेट में 4I लिखते हैं वो 4I की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर I नोट गिवन है। आगे एक बोला डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स स्मॉल d इज इक्वल टू 5 लैम्डा, d की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 लैम्डा गिवन है। और देखिए where lambda is the wavelength of light is used in experiment, what will be the intensity in the front of one of the slit on the screen placed at the distance of capital D is equal to tan D, capital D is equal to tan D। अब देखिए सवाल को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। बेसिकली सवाल क्या है कि आपके पास जो YDAC सेटअप है वो कुछ इस तरह का सेटअप है। इस YDAC सेटअप में ये आपकी स्लिट्स और ये वाली स्क्रीन, इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये कैपिटल D, ये कैपिटल D गिवन है, tan स्मॉल d कितने गिवन है, tan स्मॉल d। और हमने अभी देखा कि स्मॉल d की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 लैम्डा, दैट मीन्स स्मॉल d इज इक्वल टू 5 लैम्डा। तो आप ध्यान से समझिए जो डेटा आपको गिवन है, डेटा से आप एक बात समझ पा रहे हैं कि जो लैम्डा है वो लेस देन स्मॉल d नहीं है, ये लेस देन स्मॉल d नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, जो अप्रोक्सीमेशन अपन यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हम डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा वो फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा। लैम्डा इज लेस देन स्मॉल d नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस के लिए जो रिलेशन यूज़ होगा डेल्टा एक्स वो यूज़ होगा सिंपली डी टेन थीटा। यहाँ पर एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगने वाला, जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अपन यहाँ लेते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेट टेन थीटा या टेन थीटा अप्रोक्सीमेट
साइन थीटा लिख लेते हैं, वो इसलिए लिख लेते हैं थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है, बट इस कंडीशन में जब लैम्डा की वैल्यू स्मॉल डी के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल नहीं है तो फिर आपको नॉर्मली डी टेन थीटा यूज़ करके सवाल को सोल्व करना होता है। अब देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो ये ऊपर वाला स्लिट है इसके ठीक सामने, फॉर एग्जाम्पल इसके ठीक सामने ये वाला पॉइंट, और ये वाली लाइन अगर मैं सेंट्रल लाइन बोलूँ तो सेंट्रल लाइन से इस पॉइंट की जो वाई डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये ऊपर वाली डिस्टेंस जो होगी क्या ये d/2 होगी, क्योंकि जो स्लिट्स के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो स्मॉल d होती है। सेंट्रल लाइन से ऊपर वाली डिस्टेंस ये d/2 होगी। अब ये सेंटर से जो पॉइंट एंगल बना रहा है इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। और ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या ये वाली डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना d/2, एंड जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी। ये वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस, अच्छा हम पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, आपको पता है पाथ डिफरेंस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम क्या निकाल पाए, फेज डिफरेंस, ताकि हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू d/2 अपॉन कैपिटल डी विल बी टेन स्मॉल डी। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की, इस डी से एक डी को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स विल बी, ये हो गया d/20, एक डी कैंसिल आउट हो चुका है तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, d/20। अब d की वैल्यू आपको गिवन है 5 लैम्डा, 5 लैम्डा डिवाइड बाई 20, तो डेल्टा एक्स विल बी λ/4। हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया, बस अब क्या है सर, पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा तो इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो इंटेंसिटी निकालने देखिए डेल्टा फाइव विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स विल बी λ/4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, ये हो गया π/2। बस अब क्या आई नेट जो आपको निकालना है, इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट को अगर मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी को मैं आई नेट डैश बोल रहा हूँ, तो क्या होगी, मैक्सिमम कितनी गिवन है 4I0 को यहाँ पर I0 बोला है, कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2 मतलब π/4, तो ये हो जाएगा बेसिकली I0 इंटू कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, तो I0/2 विल बी द फाइनल आंसर। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ड है डिफ्रैक्शन पैटर्न पे, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपसे पूछा है जो फर्स्ट मिनिमम है उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। दैट मीन्स जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होने वाला है वो की कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बेसिकली सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्लिट है और इसके बीच की ये सेंट्रल लाइन यहाँ पर है। सेंट्रल लाइन से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है ये यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा, तो दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस ही विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। और यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि दोनों फर्स्ट मिनिमम के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ पूछता तो भी आंसर वही होता। दूसरी बात आपको ये गिवन है, मतलब ये मालूम होता है कि थीटा ये होता है, ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं वाई बोलूँ तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, वाई। दैट मीन्स सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होगी, तो की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन इज विड्थ ऑफ CBF, विड्थ ऑफ CBF बात कर रहे हैं हम की कॉन्सेप्ट की। तो विड्थ ऑफ CBF जो है यहाँ पर दो तरह से कैलकुलेट की जाती है कि थीटा जब क्या है वेरी स्मॉल, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है बहुत छोटी, और दूसरा थीटा इज नॉट स्मॉल, इज नॉट वेरी स्मॉल, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है। जब बहुत छोटी नहीं है तो 2y विल बी 2d tan थीटा, जबकि बहुत छोटी वैल्यूज है तो उस कंडीशन में 2y विल बी 2 लैम्डा d बाई स्मॉल d, स्मॉल a, क्योंकि यहाँ पर अपर्चर की बात होती है तो स्मॉल a हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान समझिए, सवाल में आपको जो डेटा गिवन है उससे आप समझेंगे कि लैम्डा आपको नैनोमीटर में गिवन है और अपर्चर किस में गिवन है, mm में गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पर एंगल अप्रोक्सीमेशन हमें यूज़ करना है। दैट मीन्स जो केस यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाले हैं, 2 लैम्डा d बाई स्मॉल a, इसको यूज़ करके सवाल को सोल्व करना है सिंपली। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी होगी 2 लैम्डा d बाई स्मॉल a, वैल्यू क्या गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को चेंज कर लें -9 मीटर हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 अपॉन स्मॉल a इज 1 mm, मतलब 1 × 10⁻³ अब ध्यान समझे तो
2 इंटू 6 12 इंटू 2 24, तो 24। और पावर्स की बात करें तो पावर्स कितनी होगी 3, 9 -6 और ऊपर कितना बच गया 4, तो 10 टू दी पावर कितना बचा -4। तो आप ध्यान समझे तो 24 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.4 mm। क्या लिख सकते हैं 2.4 mm। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन बोला फॉर पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल स्लिट whose width is small a of the order of the wavelength of the light, if capital D is the distance of the screen and slit, the width of the central maxima will be। एक बार स्क्रीन को पॉज करें, ट्राई कीजिए। आई होप आपका सवाल विद इन टाइम सॉल्व होगा। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए ये वही सवाल है जो भी अपन ने डिस्कस किया कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का सवाल है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में डेफिनेटली आपसे जो सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उससे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ से रिलेटेड है। और आप ध्यान से समझे तो आपसे इसमें वही पूछा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ पूछी हुई है। सबसे पहली बात तो आपको वेवलेंथ कितनी गिवन है, लैम्डा गिवन है और ये ए गिवन है और कैपिटल डी। तो आपसे विड्थ पूछा है तो विड्थ के लिए दो रिलेशन आपको पता है कि एक तो 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल है और दूसरा डेल्टा 2y इज इक्वल टू 2d tan थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर वैसा रिलेशन तो है नहीं, तो 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पोज करके ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए बहुत ही कमाल का सवाल, बेसिकली YDAC और डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों को क्लब करके सवाल को बनाया हुआ है। सवाल की रिक्वायरमेंट को समझिए और रिक्वायरमेंट को समझ के अपन सवाल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो इस सवाल का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि YDAC में आपको पता होना चाहिए कि ब्राइट रेंज के लिए y का जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है और दूसरा सेंट्रल ब्राइट रेंज की जो विड्थ होती है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए होती है। ये दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए जो सवाल का की कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट फॉर ब्राइट फ्रिंज इन YDAC। तो YDAC में ब्राइट फ्रिंज के लिए जो रिलेशन होता है y इज इक्वल टू होता है n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जबकि सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी विड्थ होती है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। ये तो हुआ इस सवाल का की कॉन्सेप्ट, जो दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब सवाल में वो क्या बोल रहा है, 10th मैक्सिमा ऑफ YDAC कोइंसाइड विद CBF। तो इसलिए आपको क्या बताना है, स्लिट विड्थ बतानी है। दैट मीन्स स्मॉल ए की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, स्मॉल ए की वैल्यू। तो आप क्या करिए सर, यहाँ पर 10 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को हमें इक्वल करना है 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए के, क्योंकि 10th ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कराने किससे, जब आप इसी एक्सपेरिमेंट को यूज़ करें सिंगल स्लिट में तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करें, जबकि YDAC यूज़ करें तो कितनी 10th ब्राइट फ्रिंज बने। तो ध्यान से समझो, तो यहाँ से लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम, 5 टाइम। हमें जो फाइंड आउट करना है वो स्मॉल ए फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल ए विल बी, रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई 5। अब आप ध्यान समझो तो d कितना गिवन है, d गिवन है 1 mm, इन ये गिवन है स्मॉल m 1 mm, तो 1 mm अपॉन 5, 1 mm अपॉन 5 दैट मीन्स 0.2 mm। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बोला है एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेंट्रल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइजेंस वेवलेंथ फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट। देखो इस सवाल में खास बात ये क्या बोली कि आपसे जो फेज डिफरेंस पूछना चाह रहा है वो कहाँ से पूछना चाह रहा है, एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेंथ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से समझे तो ये जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन से इस एज के सामने वाला पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो यहाँ पर पूछना आपसे चाह रहा है। दैट मीन्स सवाल जो है इस बात को समझिए कि लाइट जो है यहाँ पर अगर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है और एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो इन दोनों लाइट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस, उस पाथ डिफरेंस हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला,
अब ध्यान से समझो तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी। क्यों a/2 होगी, क्योंकि टोटल जो है अपर्चर होता है वो a होता है, जबकि वो आपसे कितने पूछ रहा है, a/2 के लिए पूछना चाह रहा है। तो आप ध्यान समझे तो इसके लिए इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर बड़ा करके बनाऊँ तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से, ये ऐसे परपेंडिकुलर, और ये वाली जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है ये बेसिकली पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स जो हमें चाहिए। ये वाला एंगल थीटा जो एज ए स्टैंडर्ड, ये वाला डिस्टेंस a/2, और ये यहाँ पर एक अपन परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान समझे तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स अपॉन a/2। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, a/2 साइन थीटा, कितना आ जाएगा, a/2 साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, अब हम जानते हैं सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए a साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, a साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट मैक्सिमम की बात हो रही तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से a साइन थीटा विल भी कितना हो जाएगा, a लैम्डा हो जाएगा। तो आप ध्यान समझो तो यहाँ पर आपके पास a/2 साइन थीटा है, तो a/2 साइन थीटा दैट मीन्स यहाँ वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, λ/2, क्योंकि a साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा है, तो a साइन थीटा/2 मतलब λ/2। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ गया, यही तो चाहिए, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना तो क्या है, आसान, क्योंकि फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास है λ/2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया पाई रेडियन। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस सवाल का वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा, सवाल में आपको बोला है कि डायफ्रैक्शन पैटर्न जो गिवन है उसमें एंगल 30 डिग्री पर क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट मिनिमम। बेसिकली मिनिमम के लिए डायफ्रैक्शन पैटर्न में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि a साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, और फर्स्ट मिनिमम की बात हो रही है तो दैट मीन्स a साइन थीटा शुड बी इज इक्वल टू ओनली लैम्डा। अब थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दे, तो a साइन 30 कितना होता है 1/2, दैट विल बी लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ गई आपके पास, वो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, a/2 आ चुका है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए एंगल क्या होगा, दैट मीन्स अगेन आप बात करें a साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, बात हो रही है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो मिलता है 3λ/2 पे मिलता है, आपको याद होना चाहिए। तो ये थीटा आपको कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स ये होगा 3λ/2। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें या लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें। लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी, a साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3, एक लैम्डा की वैल्यू देखो अपन ने कैलकुलेट कर ली कितनी, a/2 यहाँ पर पुट करें तो 3a/2 और 2 कितना हो गया 4, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पोलराइड्स पर बेस्ट सवाल है, इसमें आपको पोलराइड्स गिवन है, एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा सवाल, देखिए सवाल में क्या बोला है, टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अनपोलराइज्ड लाइट I नोट इज इंसिडेंट ऑन P1, थर्ड पोलराइड P3 is capped on between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 degree with that of P1. The intensity of transmitted light through P2, दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी कितनी पास होगी P2 के थ्रू। तो ध्यान से समझे तो सवाल आपको क्या कहना चाह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से एक पोलराइड है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ये, इस पोलराइड को मैं बोल रहा हूँ P1 और दूसरा पोलराइड है P2 जो परपेंडिकुलर इसके, दैट मीन्स इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कुछ इस तरह से होगी, दैट मीन्स जो पोलराइड है वो इस तरह से होगा। क्या है, दोनों ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस डेफिनेटली इस पोलराइड को बोला गया P2। अब क्वेश्चन में बोला कि एक और पोलराइड है P3 जो क्या है P1 और P2 के बीच में रखा है और कितना एंगल पर है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किसी से भी बना लो, P1 से बना लो, P2 से, क्योंकि 45 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों के साथ एंगल क्या होगा सेम। तो ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ यहाँ पर जो थर्ड पोलराइड है, मैं उस पोलराइड को नहीं बना के सिर्फ उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बना दो, तो वो P3 पोलराइड की ट्रांसमिशन एक्सिस होगी और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है, विद P1 और P2 दोनों के साथ एंगल कितना होगा, सेम होगा 45 डिग्री। अब आपको कैलकुलेट करना है कि जो P2 से फाइनली जो लाइट यहाँ पर आएगी, इसकी फाइनल इंटेंसिटी आई डैश क्या होगी। तो आप ध्यान समझे तो फर्स्ट अगर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही, आई कितनी इंसिडेंट हो रही, आई नोट इंसिडेंट हो रही, तो आई नोट लाइट जब यहाँ से पास होगी तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी सर, I0/2 हो जाएगी। फिर P3 पोलराइड से पास होगी, तो P3 पोलराइड से पास होगी तो आई
इसको बोल दो आई बोल देता हूँ, और ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये हो गया I0/2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, दैट मीन्स यहाँ पर I0/4 लाइट आएगी, और I0/4 लाइट फिर से इससे पास होगी, तो फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे, तो I डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, आई इंसिडेंट इंटू कोस स्क्वायर 5। तो बेसिकली यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर दे तो I0/4 इंटू ये वैल्यू कितनी होगी, कॉस स्क्वायर 45 अगेन, तो 1/√2 का फिर से होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा I0/8। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, स्क्रीन पॉज करके बाद सवाल को देखिए, समझिए क्या दिया हुआ है, ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने सवाल को देखा होगा। सवाल में बोला है अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है कहाँ से, एयर से, कौन सी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी सिचुएशन में जो एंगल होता है उसको हम ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं, और ब्रिस्टर्स एंगल्स के लिए बहुत ही पॉपुलर सा रिलेशन होता है यहाँ पर, जो सभी लोगों को याद होता है, tan IP इज इक्वल टू म्यू। ब्रिस्टर्स एंगल के लिए tan IP इज इक्वल टू म्यू रिलेशन होता है, जो आप सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले बात, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/v, नहीं, यहाँ से आप ध्यान समझे तो I जो है IP इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होगा, तो ऑप्शन जो है 1 वो तो क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन 2 इसमें 1/म्यू है, जो भी क्या होगा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन 3 रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड होती है, और उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही जवाब। और फोर्थ ऑप्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। ये बात गलत है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, उस लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होते हैं वो उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर, थर्ड ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन को पॉज करिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए सवाल जो है वो ब्रिस्टर्स एंगल से रिलेटेड सवाल है, और आपसे पूछा है ब्रिस्टर्स एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए किसी भी इंटरफेस के लिए। तो बेसिकली जैसे कि हम समझते हैं कि ब्रिस्टर्स एंगल्स इज व्हाट, कि जब कोई लाइट है किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, एयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर जब लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी हो और रिफ्रैक्ट भी हो, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट ये, और फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट हुई, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। जिस सिचुएशन पर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन और एंगल ऑफ ब्रिस्टर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस कंडीशन में क्या होंगे, सेम होंगे। तो उस एंगल की हमसे बात हो रही है कि उस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है tan IP और tan IB, दैट विल बी म्यू, tan IB विल बी म्यू। तो आप ध्यान से समझो तो आपको याद भी होगा कि IB शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ऐसा कोई रिलेशन आपने ब्रिस्टर्स एंगल के लिए याद रखा होगा, नहीं भी याद है तो याद होना चाहिए। तो वही रिलेशन अपन वहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यू है, क्या म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1? यस डेफिनेटली। जो मीडियम है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है यहाँ पर, तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए 1 से। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिखेंगे कि tan IB शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 होता है। दैट मीन्स इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो IB की वैल्यू जो है 45 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप ध्यान समझें, तो ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर ज़्यादा कितना, 45 से ज़्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू जो है लाई करेगी किसके बीच में, 45 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो बने रहिए मोशन के नीट चैनल के साथ, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।